हेलो डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे कि दोस्तों हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर रहे थे, उसी तरीके से अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और ये जो होगा आपका चैप्टर बाय चैप्टर होगा। जैसे कि बायोलॉजी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उसी तरीके से फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सभी चैप्टर का जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी पैटर्न पे है बायोलॉजी का चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12 में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बायोलॉजी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है, चैप्टर 1 जीवों में जनन। ठीक है, इसी का आज हम लोग वीवीआई लघु और दीर्घ क्वेश्चन को करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट, काफी मजे के साथ करेंगे। आप लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होगा तो प्लीज आप उसको जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्लीज आप लोगों से विनम्र विनती है, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। अगर हम लोग अपनी भाषा में बोले तो अगर जनन नहीं होता तो आज हम लोग पैदा नहीं होते। ठीक है, अगर जनन नहीं होता तो आज हम लोग दुनिया में नहीं आते। अगर जनन नहीं होता तो ये दुनिया जो चल रही है, जो खरीद बिक्री हो रही है, जो ये हो रही है, ये सब कुछ खत्म हो चुकी होती, ये दुनिया खत्म हो चुकी होती। इसलिए जनन बहुत अनिवार्य है। लेकिन हम लोग किताबी लैंग्वेज में भाषा को यानी कि इसका आंसर देंगे तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है। इतना इजी लैंग्वेज है दोस्तों, अगर मैं इसको सिर्फ पढ़ दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से अपने से पढ़िए या फिर मेरा बात को सुनिए। जिसके द्वारा ना सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता में मदद मिलती है बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है। प्राकृतिक मृत्यु वयता से जीर्णता के कारण होने वाले जीव ह्रास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नता एक पीढ़ी से लेकर के दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। यानी कि एक जगह से एक पीढ़ी से, यानी कि जो हम लोगों का दादा परदादा था उसका जो है हम लोगों का पापा को मिला, अब जो पापा को मिलेगा वो हमको मिलेगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती रहती है। जनन और विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनन जो है वो जनन जो है वो जीवों के लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आएगी कि क्यों भाई ये जरूरी है, जनन जो है वो क्यों जरूरी है। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। देखिए प्राय लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। ठीक है, किसको? लैंगिक जनन को, ना कि अलैंगिक जनन को। तो लैंगिक जनन को जो है जनन की सर्वश्रेष्ठ विधि माना गया है। अब भाई क्यों माना गया है उसको अच्छी विधि? देखिए लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है सबसे पहली बार, जिसमें युग्मकों में यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट्स में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने के अवसर भी जो है वो अधिक हो जाते हैं। अगर लैंगिक जनन से कोई पैदा होता है तो उसका जो जीवन जीने का अवसर है, अवधि है, अगर वो 10 साल यानी कि वो अगर अलैंगिक जनन से 2 साल जीता तो लैंगिक जनन से वो 100% है 20 साल जिएगा। ठीक है, तो यही चीज है, लैंगिक जनन द्वारा जीवों के जीवित रहने का जो अवसर है मतलब कि अधिक हो जाती है। और क्योंकि आनुवंशिक विभिन्नताओं के कारण जीव जो है वो अधिक क्षमतावान होता है और लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है। अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। ठीक है, तो जनन की अच्छी विधि कौन सी है, लैंगिक जनन क्यों है, वो आपको समझ में आ गया। क्योंकि इसमें जो है अवसर जीने का जीवन जो है वो लंबी हो जाती है और इससे जो है संख्या भी बढ़ती है, मरता जल्दी नहीं है, तो ये एक प्रकार का लाभदायक ही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न हुई संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। जो एंड्रॉइड फोन को अगर आप लोग यूज किए होंगे, वैसे तो एंड्रॉइड फोन को सभी यूज करते हैं, लेकिन पहले के जमाने में अभी भी होता है क्लोन। क्लोन क्या होता है, जैसे कि एक ऐप को आप यूज करते हैं, ठीक है, कोई भी ऐप को यूज करते हैं, अगर उसका कोई डुप्लीकेट ऐप बना लिया आप सेम टू सेम, जैसे कि व्हाट्सएप एक यूज कर रहे हैं, उसी का एक दूसरा भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ठीक है, सेम टू सेम वो भी व्हाट्सएप की जैसा काम करता है लेकिन दूसरा है, तो उसी को हम लोग क्लोन बोल देते हैं। तो वही चीज है भाई कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न हुई संतति है यानी कि उत्पन्न हुआ जो जीव है, जो वो जन्म दिया, तो उसको हम लोग क्लोन क्यों कहते हैं। यहां पर समझिए, आकारीय व आनुवंशिक रूप से एक समान जीव क्लोन कहलाते हैं। यानी कि अगर आकार या फिर आनुवंशिक रूप से एक समान हो, कोई भी जीव एक समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पत्ति संतति आनुवंशिक व आकारीय रूप से अपने जनक की एकदम समान होती है, अतः इसे हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो आकार और आनुवंशिक रूप से कोई भी जीव समान होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। इंग्लिश में भी क्लोन कहते हैं और हिंदी में भी उसको क्लोन ही बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप बनी संतति के जीवित रहने से अच्छे अवसर होते हैं। क्यों?
क्या यह कथन हर समय सही होता है? मतलब लैंगिक जनन, जैसे कि हम लोग पढ़े कि भाई लैंगिक जनन जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें जो जीवित रहने का जो अवसर है वो ज्यादा हो जाता है अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में, ठीक है, अलैंगिक जनन के कंपैरिजन में। क्या यह कथन जो है सही है? अगर है तो क्यों है? ठीक है, उत्तर देखिए, लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों का विनिमय होने से आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है, जो जनक से संतति में स्थानांतरित होती है। युग्मकों की उत्पत्ति व निषेचन के कारण नए तथा बेहतर गुणों युक्त संतति का जन्म होता है। अतः लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप उत्पत्ति संतति के जीवित रहने के अवसर जो है वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। और यह कथन जो है वो हमेशा सही नहीं होता है। जनकों के रोगग्रस्त होने पर वह रोग आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाता है। और जो जनक जो पैदा होने वाला, जिसने जन्म दिया, अगर उसको कोई रोग है तो वो रोग जो है सभी को होने लगता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लैंगिक जनन जो है वो सही नहीं है, वो इसी जगह है। अगर उसको कोई बीमारी हो, एड्स वगैरह का बीमारी था, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर एड्स का बीमारी पति को हो तो पति से पत्नी में चली जाती है, पत्नी से बच्चा में चला जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है लैंगिक जनन में थोड़ा सा घाटा, लेकिन इसका जीवन जो अवधि है वो ज्यादा हो जाता है लैंगिक जनन में, ठीक है। जनसंख्या बढ़ता है लैंगिक जनन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार से भिन्न है? यानी कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा बनी संतति है वो लैंगिक जनन के द्वारा बनी संतति से किस प्रकार अलग है? देखिए, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान आनुवंशिक व संरचनात्मक रूप से जनक के समान होता है। यानी कि अलैंगिक जनन के द्वारा अगर कोई भी उत्पन्न संतान होगा, कोई भी पैदाइश लेगा, तो उसका जो आनुवंशिक व संरचनात्मक जो रूप है वो दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है, और वो जनक का क्लोन होता है, यानी कि जो उसका पहले होता है, जो उसको जन्म देने वाला होता है, उसी का वो क्लोन बन जाता है, यानी कि सेम टू सेम उसी के जैसा बन जाता है। लेकिन इसी का उल्टा अगर देखेंगे, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान जो है वो आनुवंशिक रूप से जनक से अलग होते हैं, यानी कि भिन्न होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हम लोग अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन का जो संतति है, बड़ी संतति है, उसको अलग कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 6 काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित करें, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच का आपको अंतर पूछना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और कायिक जनन को प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना गया, और ये जो कायिक जनन है इसको हम लोग प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माने, इस पर भी चर्चा करें, ठीक है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में जो कुछ विभेद है, कुछ अंतर है, वो निम्न है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका अलैंगिक जनन, उसके बाद है लैंगिक जनन। मैं कलर को थोड़ा चेंज करता हूं जिसको कि आपको समझ में आए। देखिए, अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक होता है, लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनक होता है, नर और मादा, ठीक है। जब तक नर और मादा नहीं होगा उसमें लैंगिक जनन उसको नहीं बोलेंगे। तो नर और मादा चाहिए लैंगिक जनन के लिए, वहीं पे अलैंगिक जनन के लिए सिर्फ एक ही काफी है, ठीक है। इसमें यहाँ पर इस पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसमें युग्मक निर्माण व निषेचन का जो है वो अभाव होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन का अभाव होता है, वहीं पे लैंगिक जनन में युग्मक निर्माण व निषेचन होता है, ठीक है, इसमें अभाव नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, अलैंगिक जनन में यह जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। ये कहां पर होता है? जनक की कायिक कोशिकाओं में होता है। वहीं पे लैंगिक जनन में देखेंगे तो यह जनक की जनन कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कायिक कोशिकाओं में, और ये हो गया आपका जनन कोशिकाओं में, लैंगिक जनन में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर मतलब कि पॉइंट नंबर 4, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सूत्री? समसूत्री। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे लैंगिक जनन का, तो इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होता है, ठीक है। तो इसमें अर्धसूत्री भी होता है और समसूत्री भी होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में सिर्फ समसूत्री होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, यह सरल व तीव्र गति से होने वाला जनन है। मतलब क्या पूछ रहा है कि यह सरल और तीव्र गति से होने वाला जनन है। तो अलैंगिक जनन जो है वो क्या है आपका? सरल और तीव्र गति से, यानी कि तुरंत हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, और तुरंत जो है जनन हो जाता है अलैंगिक जनन में, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका लैंगिक जनन का, तो यह जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है, ठीक है। अब छठा पॉइंट देखेंगे, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप में जनक के समान होती है। प्लीज इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए मैं यहाँ पर 8 पॉइंट दे दिया, आपको 5 पॉइंट लिखना है एग्जाम में जब भी पूछे तो, ठीक है। और 8 पॉइंट लिखेंगे तो और अच्छी बात है। देखिए, तो इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो है वो आनुवंशिक रूप में जनक के समान होता है। वहीं पे इसके द्वारा उत्पन्न संतति जो है वो आनुवंशिक रूप से अपने जनक से अलग होता है। जनक इकाई कलिका खंड या जनक का संपूर्ण शरीर होता है। जनक इकाई जो है वो कलिका खंड या फिर जनक का संपूर्ण शरीर होता है। वहीं पे जनक इकाई जो है वो युग्मक होते हैं, यानी कि गैमेट होते हैं। अब 8 पॉइंट देखिए, इस प्रकार का जनन निम्न
अकशेरुकी, क्या लिखा हुआ, अकशेरुकी वह निम्न कॉर्डेंट में पाया जाता है और यह उच्च पौधों व जंतुओं में पाया जाता है। तो लैंगिक जनन जो है वह जंतुओं में और उच्च पौधों में पाया जाता है। वहीं पे अलैंगिक जनन जो है वो इस प्रकार का जनन निम्न अकशेरुकी व निम्न कॉर्डेंट में पाया जाता है, कॉर्डेंट में पाया जाता है। ठीक है, तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में आपको मेजर डिफरेंस पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं कायिक जनन, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भाई ये जो कायिक जनन को प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है, यानी कि इसको हम लोग प्रारूप अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं, तो इस पॉइंट को जो है अब समझते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कायिक जनन, अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि, यहाँ पर ये जनन लिखा हुआ, ठीक है, ये क्या है, जनन, यहाँ एक नहीं है। तो अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है, मतलब कि कायिक जनन, अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसमें पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होता है। अतः इसमें एक ही जनक भाग लेता है और इसमें एक ही जनक भाग लेता है तथा इसके द्वारा संपन्न संतति आनुवंशिक व आकृति में भी अपने जनक के समान होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन वास्तव में प्रारूप अलैंगिक जनन है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है वो अकेले होता है। लैंगिक जनन के लिए 2 चीज चाहिए, नर और मादा। अलैंगिक जनन के लिए पूछने चाहिए। दूसरी बात, अलैंगिक जनन में जो कोई भी पैदा लेता है तो वो सेम टू सेम जो जनक होता है, जो उसको पैदा करने वाला होता है, उसी की जैसा सेम टू सेम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यही पॉइंट कह रहा है कि भाई इसमें जो एक ही जनक भाग लेता है और इसके द्वारा जो उत्पन्न संतति है वो आनुवंशिक और आकारिकी रूप में अपने यानी कि अपने जनक के समान होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कायिक जनन जो है वास्तव में प्रारूपिक अलैंगिक जनन है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 7, कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उपयुक्त उदाहरण दें। तो कायिक यानी कि कायिक प्रवर्धन से हम लोग क्या समझते हैं, 2 उदाहरण भी आपको मांग रहा है। ठीक है, देखिए कायिक प्रवर्धन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें पौधे के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धक का कार्य करता है तथा नए पौधे में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कलिका हो गया आदि से नए पौधे का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन के 2 उदाहरण निम्न है। तो कायिक प्रवर्धन आपको समझ में आ गया कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, कलिका हो गया। अगर इन सभी चीजों से अगर नए पौधे का पुनर्जनन हो जाता है तो इसी को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और इसका 2 उदाहरण भी यहाँ पर नीचे दिया हुआ। ठीक है, कायिक प्रवर्धन से क्या समझते हैं और कोई 2 उपयुक्त उदाहरण है, तो भाई कायिक प्रवर्धन से हम लोग यही समझते हैं। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। सबसे पहला है अजूबा यानी कि ब्रायोफिलम। ठीक है, तो अजूबा के पौधे में पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो अजूबा के पौधे में जो पत्तियों के किनारों से पादप काय उत्पन्न होते हैं जो कि मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। आलू के कंद में उपस्थित पर्वसंधियां यानी कि नोड्स जो है वो कायिक प्रवर्धन में सहायक होती है और पर्वत संधियों में कलिकाएं स्थित होती है तथा प्रत्येक कलिकों नए पौधे को जन्म देती है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का 2 उदाहरण जो है आपका हो चुका है। चलिए वॉइस जो है वो क्लियर आ रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको इतना 8, व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको किशोर चरण हो गया, प्रजनक चरण हो गया, या फिर जीर्णता चरण, या फिर जीर्णावस्था हो गया। तो इन सभी चीजों पर जो है आपको व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए कह रहा है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किशोर चरण के बारे में। ठीक है, किशोर चरण, ध्यान से देखेंगे इस किशोर चरण वाला पॉइंट को। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। यानी कि कोई भी जीवधारी अगर लैंगिक रूप से परिपक्व होता है तो वो लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पहले एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरता है। इसके बाद ही वह लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या फिर अवस्था तथा पौधे में कायिक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि जो है वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो किशोर चरण जो है आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में उसको बोलते हैं जुवेनिल फेज। ठीक है, तो सभी जीवधारी जो है वो लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं और यही जो है लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या फिर अवस्था तथा पौधे में कायिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस अवधि यानी कि इसकी जो अवधि है वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए प्रजनक चरण। अब दूसरा पॉइंट क्या आ गया, प्रजनक चरण यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज। किशोरावस्था अथवा कायिक परावस्था के समाप्त होने पर प्रजनक चरण अथवा जनक परावस्था प्रारंभ होती है। ठीक है, तो किशोरावस्था और कायिक परावस्था। अब किशोरावस्था क्या होता है, तो किशोरावस्था जो है वो होता है आपका दोस्तों 12 साल से लेकर के 19 साल तक, इसको शायद इसी को बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, तो किशोरावस्था जो है 12 साल से 20 साल या फिर 19 साल होगा। तो किशोरावस्था अथवा कायिक परावस्था के समाप्त होने पर
प्रजनक चरण अथवा जनक परावस्था प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रजनक चरण भी बोलते हैं या फिर जनन परावस्था बोलते हैं, ये जो है आपका शुरू हो जाती है। और पौधे में इस अवस्था को स्पष्ट पहचाना जा सकता है क्योंकि पौधे में पुष्पन यानी कि फ्लोरिंग प्रारंभ हो जाता है और प्राणियों में भी अनेक शारीरिक एवं आकारिकी परिवर्तन आ जाते हैं। इस चरण में जीव जो है वो संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है। यह अवस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। तो कुछ इस प्रकार का प्रजनक चरण हो गया। अब बात करते हैं जीर्णता चरण या फिर जीर्णावस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंट। क्या लिखा हुआ है? सेनेसेंट। ठीक है, सेनेसेंट फेज। तो जीर्णता चरण या फिर जीर्णावस्था जो है, जीर्णावस्था जो है वो क्या होता है, देखिए यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। कौन? ये जीर्णता जो है वो जीवन चक्र की अंतिम अवस्था अथवा तीसरी अवस्था होती है। प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता चरण या फिर जीर्णावस्था का प्रारंभिक अवस्था माना जा सकता है। इस चरण में उपापचय क्रियाएं जो है वो मंद होने लगती है, उत्तकों का क्षय होने लगता है तथा शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः जीव की जो है मृत्यु हो जाती है। इसे ही हम लोग वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो है घटना यहाँ पर हुआ, जीर्णता या फिर चरण या फिर जीर्णावस्था, दोनों चीज, जीर्णता चरण या फिर जीर्णावस्था यानी कि सेसेंट फेज। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हम लोग किशोर चरण, प्रजनक चरण और जीर्णता चरण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरीके से आपको 12वीं क्लास की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। पहले ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्टिव भी शुरू हो चुका है। ठीक है, और वीडियो को एक बार अपने जम के दोस्तों को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, जहां पर भी हो, व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप स्टेटस में एक बार अपने दोस्तों को जम करके शेयर कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अपनी जटिलता के बावजूद बड़े जीवों ने लैंगिक प्रजनन को पाया है, क्यों? यानी कि बहुत ज्यादा जटिलता के बावजूद बड़े जो जीव है वो किसको पाया है? लैंगिक प्रजनन को। क्यों पाया आखिर? तो देखते हैं। देखिए, लैंगिक प्रजनन जो है वो जटिल तथा धीमी गति से होने के बावजूद भी अनेक रूप से उत्तम होता है। ठीक है, लैंगिक जनन जो है वो जटिल और धीमी गति से होता है। लैंगिक जनन जो है वो जल्दी होता है और सरल होता है और जल्दी होता है। ठीक है, वहीं पे लैंगिक जनन जो है वो क्या हो जाता है? उसका विपरीत जटिल हो जाता है और धीमी गति हो जाता है। फिर भी रूप इसी यानी कि लोग जो है इसी को उत्तम मानते हैं। इस प्रकार के जनक के दौरान गुणसूत्रों का जो है विनिमय होने से नए लक्षण विकसित होते हैं। विनिमय मतलब क्या हो गया? एक प्रकार का अदला बदली समझ सकते हैं। तो गुणसूत्र का जो विनिमय होता है तो उस प्रकार जो है लक्षण जो है नए लक्षण का विकसित होना शुरू हो जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं और जो कि उसका दादा से पापा, पापा से बेटा, इस तरीके से जो है बदलते रहती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, यानी कि स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों के आदान प्रदान से विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है और गुणसूत्रों के आदान प्रदान से जो विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती है जो कि जैव विकास में सहायक होती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और ये अपनी यानी कि किसमें? तो ये जैव विकास में सहायक होती है और इन्हीं गुणों के कारण जो है बड़े जीवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया लैंगिक जनन क्यों पाया जाता है बड़े जीवों में। ठीक है, अब देखिए डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 10 भी, और थोड़ा सा बड़ा भी है, इसको देखेंगे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझिए। देखिए, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्म जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। यानी कि व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो क्या लिखा हुआ? युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित यानी कि अंतर्बद्ध होते हैं। देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में प्रजनन के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस तथा युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस प्रक्रियाएं होती है। सामान्यतः लैंगिक जनन करने वाले जीव जो है वो द्विगुणित होते हैं यानी कि डैप्लॉइड, और युग्मक निर्माण प्रक्रिया को युग्मक क्या लिखा हुआ है? युग्मक जनन यानी कि गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं के निर्माण को शुक्रजनन तथा अंडाणुओं के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। इनका निर्माण जो है वह क्रमशः नर तथा मादा जंदों यानी कि गोनाड्स में होता है। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर व्याख्या करके बता रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है वो युग्म में सदैव अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा और देखिए अर्थात युग्मनज जो है वो अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं और युग्मक जनन जो है वो प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। अतः युग्मनज जनन तथा अर्धसूत्री विभाजन क्रियाएं जो है वो क्या लिखा हुआ? अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होती है। निषेचन के फलस्वरूप नर तथा मादा अगुणित युग्मक संयुग्मन द्वारा द्विगुणित परमाणु यानी कि डिप्लॉयड जायगोट बनाता है। द्विगुणित युग्माणु से भ्रूणीय परिवर्तन द्वारा नए जीव का विकास होता है।
तो आज दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये काफी मजा आ रहा होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को मजा आ रहा है, ताकि हम कल से रेगुलर इसको बना सके। ठीक है, तो इसी तरीके से बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर का जो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, इसको हम लोग पार्ट 1 मान लेते हैं। फिर जो है आपका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिएगा बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन को कवर किए। क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा बहुत अच्छा था, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा था, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है आपको मजा आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा जम करके अपने दोस्तों को। ठीक है, चलिए।